राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। आज हर किसान को मालूम है, हर व्यक्ति को मालूम है कि बीमारी का कारण क्या है। बीमारियां इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही हैं, हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमारे बच्चे जन्म के साथ ही कई बीमारियों के साथ क्यों पैदा हो रहे हैं, ये बात हर व्यक्ति को मालूम है। और इसके पीछे है जो हम किसानी खेती में जो रसायन आधारित खादों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, या फिर हम अपने स्वास्थ्य के लिए दवाओं का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल इन सब के कारण हैं और हर व्यक्ति इनसे मुक्ति चाहता है, लेकिन इनसे मुक्त हो नहीं सकता। क्योंकि हम यदि खेती बाड़ी का ही काम करें, किसान का भी काम करें, तो उसकी मजबूरी है कि वो रसायन आधारित खादों का प्रयोग करे, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करे, पेस्टिसाइड का प्रयोग करे, कि उसके पास इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। क्योंकि इसको ये हम तर्क से, बुद्धि से समझेंगे तो उस बात में सहजता से आ जाएगी। लेकिन इससे आगे बढ़ें, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और हाँ, मेरे जो मैसेज बॉक्स है उसमें जाके गौ माता अवश्य लिख दें। तो हर व्यक्ति इस केमिकल आधारित खेती से बचना चाहता है। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव में पहला दुष्प्रभाव तो स्वास्थ्य ही है। दूसरा दुष्प्रभाव ये है कि इसके कारण खेती की लागत भी बढ़ती जा रही है और हमारे खेत जो हैं वो अपनी उर्वरता खोते जाते हैं, हमारे खेत बंजर होते चले जा रहे हैं, लेकिन हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। उसके कारण क्या है कि हम इसकी जगह रासायनिक आधारित या मॉडर्न खेती की जगह जब प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे इसमें प्रयास कर रहे हैं, अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि जब प्राकृतिक खेती करते हैं, बिना रसायन आधारित खादों की आप खेती करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, उससे उपज भी बढ़ जाती है, भोजन स्वादिष्ट भी होता है और किसानों को किसी तरह की दवाओं की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पाते। उसका कारण क्या है कि जब किसान अपने खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग करता है या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करता है तो वहीं उसके सामने संकट खड़ा हो जाता है। पहला संकट तो यही है कि जो रसायन आधारित खादें हैं उन्हें सरकार बहुत निम्न रेट पर उपलब्ध कराती है। यूरिया खाद की एक बोरी करीब 266 रुपये की किसान को मिल जाती है, चाहे उसकी कीमत 3100-3200 रुपये पड़ती हो, और सरकार उसका अधिकांश हिस्सा सब्सिडी के रूप में दे देती है। इसी तरह जो डीपीए खाद है वो भी एक किसान को 1200-1300 रुपये की बोरी मिल जाती है, उसकी सब्सिडी का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार दे देती है। किसान को तो वो कम मूल्य पर पड़ती है और उसकी 1 या 2 बोरी से ही उसका काम चल जाता है। इसकी जगह यदि वो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करे या गोबर की खाद का प्रयोग करे तो पहले तो 1 किलो खाद की कीमत ही उसे 5 से 6 रुपये के हिसाब से चुकानी पड़ती है। वर्मी कंपोस्ट की कीमत तो 8 से 12 रुपये तक पड़ जाती है और एक बोरी खरीदने में कम से कम उसे 350 से लेकर 450 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और एक बोरी से काम नहीं चलता। वहाँ तो क्विंटल के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसमें लागत ज़्यादा आती है। एक कारण तो ये है कि उसकी लागत बढ़ जाती है। दूसरा कारण एक और भी है कि रसायन आधारित खाद है, उसको सहजता से बिखेरा जा सकता है, सहजता से फसल पर दिया जा सकता है, और जो रसायन आधारित जो खाद है उसका प्रयोग एक व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जब बात आती है वर्मी कंपोस्ट की या गोबर की खाद की तो उसकी तो विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। आज ना तो हर किसान के पास गाय हैं तो इतना गोबर नहीं है, गोबर है, गाय भी है, तो उसे बनाने की प्रक्रिया में उसे 2 से 3 महीने का समय लग जाता है, कभी कभी तो 6 महीने का समय भी लग जाता है। 6 महीने तक एक आदमी इसी काम पे लगा रहे। तो पहले तो घर की औरतें होती थी, घर के दूसरे सदस्य होते थे, तो गोबर को इकट्ठा करके एक ढेर करते रहते थे, तो उससे धीरे धीरे गोबर का ढेर खाद में बदलता रहता था। तो जब ज़रूरत पड़ती थी तो किसान अपने गोबर की ढेर से ही खाद प्राप्त कर लेता था। लेकिन अब तो घर की औरतें, हर बच्चा पढ़ भी रहा है तो अब गोबर का काम तो करना नहीं चाहता, ना किसान स्वयं करना चाहता है। स्वयं भी पढ़ लिख गया है तो वो खेती बाड़ी से थोड़ा दूरी बनाने लगा है। तो ऐसे में वो काम ज़्यादातर मजदूरी पे कराता है, तो मजदूर तो ज़्यादा बढ़ेंगे तो उससे भी रेट बढ़ेगा।
तो इसकी जगह फिर वो रसायन आधारित खादों की तरफ प्रेरित होता है। एक तो खर्च का कारण हो गया, दूसरा कोई इसमें सहयोग करना नहीं चाहता, कोई इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं देना चाहता, इससे श्रम बढ़ता है। तीसरा ये है कि खेती की जो आयु है, फसलों की जो आयु है वो घटती जा रही है। अब उसके पास इतना समय नहीं कि 6 महीने वो खाद तैयार करे फिर अपने खेतों में डाले, क्योंकि फसल ही 3 महीने की रह गई है। और उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे रासायनिक आधारित खादों का उसके प्रतिकूल असर भी लेना पड़े, लेकिन कम से कम उसकी फसल तो भरपूर हो रही है। तो ऐसे में इसका हल हमारी गौ माता के पास है। गौ माता की मदद से इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि गौ माता के जो पदार्थ हैं, चाहे उसका दूध है, चाहे उसका छाछ है, चाहे उसका गोबर और गौमूत्र है। हम यदि बात करें गोबर और गौमूत्र की सीधे क्योंकि ये सहजता से उपलब्ध है, ये किसी कीमत के बगैर भी उपलब्ध है या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। तो गाय के गोबर में कई ऐसे बायोएंसर होते हैं, वृद्धि कारक रसायन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो दूसरे पदार्थों की सक्रियता को बढ़ाते हैं। गोबर के अंदर भी ऐसे बहुत सारे रसायन होते हैं, और ये तो हर व्यक्ति जानता है कि गाय के गोबर और गौमूत्र में ऐसे रसायन हैं जो चमत्कार करते हैं। तो हमें गाय के गोबर की बल्क क्वांटिटी लेने की जगह है, क्योंकि गोबर में का ज़्यादातर हिस्सा तो सेलुलोज के रूप में होता है, जो किसान के कोई काम नहीं आता, खेती के कोई काम नहीं आता, क्योंकि उसको सड़ने की प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगता है। तो सेलुलोज तुम ढोते हैं, सेलुलोज तो एक क्वांटिटी बढ़ाने का माध्यम है। खेती में सेलुलोज की इतनी उपयोगिता नहीं है जितनी उपयोगिता उन वृद्धि कारक रसायनों की है, एंजाइम्स की है, उन बैक्टीरियाज की है जो खेत में जाकर अपनी सक्रियता दिखा के खेती की जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे खेत में बहुत सारे पदार्थ पहले से रहते हैं, चाहे रासायनिक खादों के कारण वो निष्क्रिय हो गए, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, या फिर हमारी जो खेतों की मिट्टी हार्ड हो गई है, उसका ह्यूमस जो क्वांटिटी घट गई है, उसकी जो नमीपन रहता है वो समाप्त हो गई है, उसकी मृदुता मिट गई है। तो उसको बढ़ाने के लिए हर तरह के तत्व गाय के गोबर और गौमूत्र में है। तो हमारे पास समाधान है। समाधान ये है, या तो इतनी मात्रा में गाय का मूत्र इकट्ठा करके उसका प्रयोग करें जैसे, और दूसरा प्रयोग ये है कि वर्मी कंपोस्ट या खाद के रूप में इतना हम उस पर डाल दें कि वो अपना प्रभाव दिखा सके। या फिर दूसरा इसका प्रयोग है कि हम वैज्ञानिक तरीके से उन पदार्थों को अलग कर लें, गाय के मूत्र के वृद्धि कारक को जो बायोएंसर रसायन हैं, एंजाइम्स हैं, उनको अलग कर लें, या फिर गोबर से उनको अलग कर लें, और इन दोनों का प्रयोग हम अपने खेतों में करें। तो उससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसका प्रयोग फिर उसी रासायनिक आधारित खाद के रूप में हो सकता है। दूसरा, इसकी कीमत कम करें, क्योंकि जो कोहेंसर एंजाइम्स हैं, बायोएंसर जो पदार्थ हैं, वो तो भरपूर मात्रा में गाय के मूत्र से अलग किए जा सकते हैं। गाय के मूत्र की तो कोई कीमत नहीं, कीमत है तो 2-4 रुपये के लीटर के हिसाब से है। तो उनको अलग करके उनको वृद्धि ऐसे रसायनों के साथ प्रयोग किया जा सकता है कि एक बोतल से किसान का काम चल जाए। यानी कि एक बोतल में यदि इन वृद्धिकारक रसायनों को, एंजाइम्स को, बैक्टीरियाज को हम इकट्ठा कर लें तो उस एक बोतल के माध्यम से किसान की 1 एकड़ से लेकर 4 एकड़ भूमि का, 5 एकड़ भूमि का काम चल सकता है। तो इससे किसान को कीमत जो मूल्य भी कम चुकाना पड़ेगा और प्रयोग भी अच्छे होंगे, क्योंकि इन कोहेंसर एंजाइम्स की कोई लिमिट नहीं है। ये पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं। इनका परिणाम भी पहले दिन से शुरू हो जाता है, चाहे परिणाम मिलने में 5 दिन लगते हों, लेकिन डालते ही सक्रिय हो जाते हैं। तो पहले तो इनका प्रभाव होता है कि हमारी खेत की मिट्टी में जो पहले से ही महत्वपूर्ण खनिज तत्व हैं, जीवाणु हैं जो निष्क्रिय हो गए हैं, ये ऐसे पदार्थ हैं जो खेती में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ें तो उनको सक्रिय करने का जो खनिज तत्व हैं उनको उपयोगी बनाने का तो पहले दिन से ही काम शुरू कर देते हैं और मिट्टी की हार्डनेस को समाप्त करते हैं। इससे किसान की लागत भी घट जाती है। तो हम यदि गोबर और गौमूत्र से उन उपयोगी तत्वों को अलग कर लें और उनके जो अनावश्यक पदार्थ हैं उनका तो हम दूसरे कामों में प्रयोग कर सकते हैं। खाद की जो वॉल्यूम है, खाद का आकार है, जो हमें
टनों के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए विशेष मजदूर भी लगाने पड़ते हैं, ट्रैक्टर आदि की मदद लेनी पड़ती है और कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो उस तीनों को कम कर सकते हैं। कम मात्रा में, कम पैसे में हम प्राकृतिक रूप से रसायन आधारित खादों का रिप्लेस कर सकते हैं और तब हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। तब वो जो हम कहते हैं ना, प्राकृतिक खेती से तो उपजाऊ बहुत होती है, निश्चित होती है कि प्राकृतिक खेती का मुकाबला रसायन आधारित प्रक्रिया नहीं कर सकती। उनके कोई ना कोई दुष्प्रभाव रहते हैं और विज्ञान का हर ऐसा जो चमत्कार है वो दुष्प्रभावी साबित हुआ है। तो ऐसे से बचने के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया का हम मदद ले सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप में बदलना, उसे वैज्ञानिक रूप देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सहजता भी होनी चाहिए। अब ये तो ज़माना है नहीं कि आप चलें कार में और हमसे कहें कि आप पैदल आओ। पैदल चलने में तो महीने लग जाएंगे, आप वहाँ तो 1 घंटे क्षण भर में पहुँच जाएंगे। तो इस गैप को दूर करने में गाय हमारी बहुत मदद कर सकती है। गाय भी कौन? देसी गाय। और देसी गाय जिसकी हमको कीमत नहीं समझते, लेकिन उसके पास दिव्य गुण हैं। परमात्मा ने उसको इतनी अद्भुत संरचना दे के भेजा है कि यदि हम उसको सही समझ लें और उसको वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करें तो बहुत सारी समस्याओं का, हमारे जीवन की जो विविध समस्याएं, उनका निराकरण गौ माता के माध्यम से हो सकता है। तो यदि आपको रसायन आधारित खादों से मुक्ति चाहते हैं, आप इन विषाक्तताओं से मुक्ति चाहते हैं, आप रोगों से दूर होना चाहते हैं और निश्चित रूप से आपके अंदर संकल्प है कि हमें तो प्राकृतिक खेती करनी है, हमें बिना रसायनों की खेती करनी है, तो इसके लिए गाय के जो दिव्य हैं, गाय के मूत्र है, यूरिन है या उसका दूध है, छाछ है, उसके जो बहुमूल्य तत्व हैं उनको पृथक करना और उनका प्रयोग करना हमको आना चाहिए। और यही मैं सिखाता हूँ, इसी पर हम प्रयास कर रहे हैं। आप चाहें तो मेरे से जानकारी ले सकते हैं, मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं और बहुत सारे मित्र काम कर रहे हैं जो रुचि रखते हैं, मुझे संपर्क में रह सकते हैं और इस प्रकार हम